हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग वाला जो यूनिट था सेक्शन ए वो कंप्लीट कर लिया था। देखो सेक्शन ए कहाँ पे सर, ये इंडेक्स है। ये इंडेक्स में मैंने आपको कहा था कि भाई हमको टोटल है ना एफ मतलब टोटल 6 सेक्शन कंप्लीट करने हैं, जिसमें से हमने पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। सर कौन सा वाला, ये 10 वाला सेक्शन ए अकाउंटिंग फंडामेंटल 15 नंबर का था। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैपिटल, रेवेन्यू, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ये 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। जिसने भी अभी तक ये सारे चैप्टर नहीं पढ़े हों वो जाकर क्या कर लेंगे, ऑब्वियसली वो जाकर ये सारे चैप्टर्स पहले पढ़ लेंगे। सर क्यों, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है? इनको पढ़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है। बेसिक्स हैं और आगे के चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आगे के चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो सर अब क्या करने वाले हैं अपन, अब क्या करेंगे, अब हम जाने वाले हैं सेक्शन सी की तरफ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके मॉड्यूल में जो सेक्शन सी है, बी नहीं, पहले सी कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 20 मार्क्स ये कवर करता है आउट ऑफ 100 मार्क्स। और क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर, सबसे पहले आएगा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। तो 1 बाय 1 इसमें भी ऐसा ऑर्डर होता है ना पढ़ने का। क्या ऑर्डर होता है सर, पहले यही पढ़ना है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये आ गया, जब सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, जब इसको ये आ जाएगा ना किसी बंदे को, तो उसको फिर इसमें और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे इसके साथ बिना टाइम वेस्ट किए। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देखो चलो सर, ये रहा चैप्टर नंबर 9, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो क्या क्या है इसके अंदर। तुम लोग अपने अकाउंट्स तैयार क्यों कर रहे हो? सर हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम हमारे अकाउंट्स तैयार क्यों कर रहे हैं, कि देखो ऐसा है, बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस है, तो बिजनेस में हम लोग क्या चाहते हैं कि बिजनेस में हम लोगों ने क्या किए, जो भी डे टू डे हमारे ट्रांजेक्शन हुए थे उसको हमने क्या कहा, हमने जर्नल प्रिपेयर किया, या यूं कहूं सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर किया और उनको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया। देन हमने क्या किया, देन हमने उन जर्नल एंट्रीज की लेजर में पोस्टिंग कर दी और लेजर बैलेंसेस फाइंड आउट कर लिए थे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। सर ट्रायल बैलेंस मतलब लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। क्यों क्यों बनाया सर, ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या होगा, अब हमको फाइनल अकाउंट्स बनाना आसान हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स क्यों, और ये क्या होते हैं फाइनल अकाउंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सा, दैट इज पी एंड एल, दैट इज पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। पी एंड एल क्यों सर, पी एंड एल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। और बैलेंस शीट क्यों, बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए। ओके क्लियर है वाली चीज। प्रॉफिट और लॉस को भी हमने क्या किया, 2 पार्ट में बांटा। हालांकि कहा पीएनएल के साथ साथ हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ओके, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट और लॉस के लिए, और बैलेंस शीट किसके लिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। ओके समझ में आया क्या? हाँ सर हमको समझ में आ रहा है कि ये पूरी कहानी चल रही है लाइन से। पहले डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, उसके बाद उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और उसके बाद उसकी हेल्प से हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल आएगा और बैलेंस शीट आएगा। बस अब हम इन्हीं की बातें करने वाले हैं। लेकिन क्या ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना इतना आसान रहने वाला है? नहीं सर, काफी बच्चों को दिक्कत आने वाली है ना। और उनका प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी है। तो इजीली हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, हर एक एडजस्टमेंट को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। तुमने भी देखा है 11th क्लास में किया है तुम लोगों ने ये काम, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। अब वो एडजस्टमेंट कैसे आएंगे, जब तुमको ये सब आता है ना प्रॉपर जर्नल वगैरह, तो तुमको एडजस्टमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। देखेंगे 1 बाय 1 सब कुछ देखा जाएगा, सब कुछ इजीली कवर किया जाएगा। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से या एनपीओ से या इनकम्प्लीट से, इवन कभी कभी 2 भी आते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, 14 और 14 28 मार्क्स का भी ये चीज कवर हो जाता है, या 14 + 7, इस तरीके से कैसे भी वो कवर कर सकते हैं। बट 14 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां पर। ओके तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं।
बहुत इजी प्रोसेस में सिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे वे में समझाने वाला हूँ। जिसने मेरे से पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बीआरएस, उसको पता है कि भैया अपना टेक्निक क्या है, थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है, औरों से हटकर है, कह सकते हैं इजीली अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से मिलती है। तुम इस चीज को कर चुके हो। जिसने अभी तक नहीं देखा, जो सबसे पहले यही पढ़ना है कि अरे सर जब तगड़ा चैप्टर पढ़ाएंगे ना सर तब पढ़ूंगा, उससे पहले तो क्या ही पढ़े, तो भैया ये तुम्हारी गलत फहमी है। रेक्टिफिकेशन पढ़ के आओ, बीआरएस पढ़ के आओ। क्यों? यहाँ पर वो सब काम आने वाला है, रेक्टिफिकेशन भी काम आएगा, बीआरएस भी काम आएगा, जर्नल लेजर सब काम आने वाला है। ठीक है ना, मैं यूं ही नहीं कहता कि एक ऑर्डर से पढ़ना होता है। चलो अब क्या करें सर, अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आते हैं हम अपने नोट्स पर। तो नोट्स पे चलें, ये आ गए हम अपने नोट्स पे। क्या कहा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर द ट्रेडिंग एंटिटीज विच आर एंगेज्ड इन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट विदाउट चेंजिंग द फॉर्म और अंडरलाइंग यूज ऑफ सच गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं जो क्या करती हैं, रॉ मटेरियल बनाती हैं, तो उसके बाद उस पर काम करती हैं, उसको गुड्स पर प्रोड्यूस करती हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो मार्केट में सेल करती हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम क्या बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बारे में। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज कह दो, ट्रेडिंग कंसर्न कह दो, इनका काम क्या होता है भैया, गुड्स लाते हैं एज इट इज मार्केट में, उस पर बेच देते हैं, उसमें कुछ वैल्यू एड ऑन ना होके सिंपली क्या किया जाता है, माल को लाया जाता है, 400 रुपए में खरीदा, 500 में बेच दिया, सिंपल। हाँ क्या बोला, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट विदाउट चेंजिंग द फॉर्म और अंडरलाइंग यूज ऑफ सच गुड्स, जैसा लाया वैसा का वैसा बेच दिया। ओके, इन अदर वर्ड्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज डू नॉट प्रोसेस द गुड्स परचेज, रेदर सेल देम इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जिस फॉर्म में खरीदा उसी में हम क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। मीनवाइल, तो सर इनके फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम इनके फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। मीनवाइल द एंटिटी इंडल्जेस इन सम लायबिलिटीज, इनकी ऐसा करने पर कुछ लायबिलिटीज भी जनरेट होती हैं, जैसे कि लोन ले लिया हो इन्होंने बिजनेस करने के लिए, या फिर माल उधारी खरीदा हो तो क्रेडिटर्स हो गए हो, या इनके यहाँ पे जो काम करते हैं वर्कर्स वगैरह, उनको उनका सैलरी नहीं दिया, वेजेस नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। जिस प्रेमाइजेस में ये वर्क कर रहे हैं वहां का रेंट नहीं दिया हो अभी तक, तो आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह, तो कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं, कुछ एसेट्स भी होती हैं, इनके पास स्टॉक होता है वगैरह, ठीक है, डेटर्स होते हैं, कैश बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है, एंड ऑल्सो इनकर सम एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, रेंट एटसेट्रा। तो कुछ खर्चे भी होते हैं, कुछ इनकम भी होती है, कुछ एसेट्स भी होती है, कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं। ओके, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द एंटिटी मस्ट बी इंटरेस्टेड। अब ऑब्वियसली बिजनेस तुम क्यों चलाए हो, तुमने कभी बिजनेस करने का सोचा तो क्यों सोचा, सर बिजनेस करने का हमने इसलिए सोचा था कि प्रॉफिट कमाएंगे, मुनाफा होगा और वेल्थ क्रिएट होगा। वेल्थ बोले तो हमारी एसेट्स क्रिएट होंगी। तो हम लोग जानना चाहेंगे पहले तो हमारे प्रॉफिट्स के बारे में कि हमारा रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट कमाया कि लॉस हो गया। टू असर्टेन द फाइनल आउटकम ऑफ द बिजनेस, दो पोजीशन हम जानना चाहते हैं, एक तो हमारी इनकम पोजीशन और एक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। दे प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम हमारी इनकम पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सके। नाउ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको प्रिपेयर करने हैं, तो देखो सर हमको ना कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। आपने कहा था सर एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाना, एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से दो है, इनकम स्टेटमेंट भी दो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा P&L अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में, पोजीशन स्टेटमेंट मतलब हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में हम बताएंगे, दैट इज बैलेंस शीट। तो सर ये ट्रेडिंग और P&L अलग अलग क्यों है, यहां पर क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम पता करेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और P&L के थ्रू, P&L के थ्रू हम पता करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस, सिंपल। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम शो करेंगे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ओके, एंड कैपिटल ऑल्सो ना, एंड कैपिटल ऑल्सो, ठीक है जी, कैपिटल ऑल्सो। तो ट्रेडिंग होगा, P&L होगा और बैलेंस शीट भी हम तैयार करेंगे। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इनमें क्या फर्क होता है, बचपन में पढ़ के नहीं आए हैं, ये कैसे दो तरह के प्रॉफिट है, सर ये तो समझ में आता है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, हमारी कैपिटल हम शो करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ओके,
बट प्रॉफिट के लिए हम पीएनएल, प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट भी बनाते हैं। बट ये प्रॉफिट दो तरीके की, ये नेट प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट, इनमें क्या डिफरेंस है जानेंगे अभी। क्या कहा, आ जाओ फटाफट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं ना, ज्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज यूजुअली असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। कोई तुमसे एमसीक्यू में पूछे कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट इनमें से कौन से अकाउंट से फाइंड आउट किया जाता है, तो बोलना ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, ओके। फॉर द कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप, हम फिलहाल कंपनी की बात नहीं करें, कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बात करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, ये ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनता है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड है, जैसे कि मान लो 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को जो ईयर एंड हो रहा है 2025-26, तुमको पता है ना हमारा फाइनेंशियल ईयर कैसा चलता है, अप्रैल से मार्च चलता है। हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, 1 अप्रैल से डेटा रिकॉर्ड करने लगते हैं, 31 मार्च तक रिकॉर्ड करते हैं, और फिर 31 मार्च के दिन सारे डेटा जब रिकॉर्ड हो जाएंगे फिर हम बनाते हैं क्या, हमारा ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, क्योंकि साल के एंड में हम पता करते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, और हमारी कैपिटल कितनी है। उससे पहले भी बना सकते हो, क्वार्टरली भी बन सकता है, बट ईयर एंड पे तो बनाया ही जाता है। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। कैसा बनेगा सर ये, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम सुनना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तुम्हारे पास इस साल की शुरुआत में, करंट ईयर की शुरुआत में, फॉर द ईयर एंडेड क्यों बोलते हैं पता है तुमको, पूरे साल भर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, पूरे साल भर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। कैसे, साल की शुरुआत में हमारे पास स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो मैंने क्या कर रखा था, माल मंगवा रखा था, किसके लिए, बेचने के लिए, तो साल की शुरुआत में मेरे पास स्टॉक कितना था। फिर ड्यूरिंग द ईयर मैंने और कितना परचेज कर लिया, किसके लिए, सेल करने के लिए। ओके, परचेज में से कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि हमने खरीदा हुआ माल लौटा दिया हो, तो परचेज रिटर्न वगैरह अगर कुछ हो तो लेस कर देना, इसमें और भी एडजस्टमेंट होंगे, वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। फिलहाल के लिए परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और क्या हो सकता है सर, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये गुड्स तुम खरीद के लेकर आए, तो खरीद के ऐसे, ऐसा तो है नहीं कि भाई तू जिम पतूता करके जहां से सप्लायर से किया और यहाँ पे आ गया माल इमीडिएट, नहीं ना, पैसा कुछ खर्च हुआ होगा ना। हाँ सर, फ्रेट एंड कैरेज का पैसा खर्च हुआ है, बिल्कुल, तो ये जो फ्रेट एंड कैरेज उसको लाने का खर्चा है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। कस्टम एंड इंश्योरेंस, उसको लाने का खर्चा, उसको लाते टाइम जो इंश्योरेंस का खर्चा लगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कौन सा इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये ट्रांजिट इंश्योरेंस है, गोडाउन का इंश्योरेंस नहीं है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, तो वो खर्चा हो गया। वेजेस लाने का, उसको रखवाने का, लेबर वगैरह लगा गोडाउन के अंदर, वो खर्चा हो गया। तो कोई गैस, वाटर, फ्यूल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा खर्चे आपको दे रखे हैं कि भैया उसको लाने के लग गए, उसको स्टोर करके रखने के लिए नहीं, उसको वर्क मतलब उसको बेचने लायक बनाने के लिए ऐसा कुछ भी खर्चा हुआ हो, स्टॉक को बेचने लायक बनाने के लिए। फैक्ट्री, मान लो फैक्ट्री का है, यहाँ पर क्या होता है सर, ये तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कंसर्न नहीं है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्कुल नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन अगर कभी आपको कुछ फैक्ट्री एक्सपेंसेस मिल भी जाते हैं तो आप रिकॉर्ड कर लेना कि भैया हमारी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री बोलता होगा अपने चीजों को जो भी है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेटा है वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग में ही रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, ठीक है, तो हमने कोई अलग से नहीं पढ़ा, यहीं पे दिखा दिया कि गैस, वाटर, फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मतलब गुड्स को बनाने का खर्चा, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ओके, मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग सब मिक्स कर दिया, हाँ सब मिक्स कर दिया, ठीक है। वैसे क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग बनना चाहिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो भी गुड्स प्रोड्यूस की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होना चाहिए। फिर यहाँ पर परचेज की जगह क्या आएगा, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपर प्रिपेयर होगा। बट अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाने को बोला और फिर भी ये सारे ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं, तो कहाँ डालेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ना होगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपको ये सारे ट्रांजेक्शन्स लिख देने होंगे। क्लियर है वाली चीज, तो कंफ्यूज मत होना सर ये तो मैन्युफैक्चरिंग का आइटम है, इसमें कैसे, अगले ने नहीं बोला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का, तो ये भी उठा के ट्रेडिंग में ही ट्रांसफर कर देना। तो गुड्स को सेल कंडीशन में लाने के लिए, सेल की कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा। ओके, फिर इनकम वाली साइड में क्या दिखाओगे, सेल्स दिखा दोगे,
कोई सेल्स रिटर्न हुआ हो तो लेस कर देना, रिटर्न इनवर्ड्स। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, जितना स्टॉक बचा है वो भी दिखा देना, और बाय ग्रॉस लॉस या टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में जो भी आता है, दिस वन इज बैलेंसिंग फिगर। या तो लॉस आएगा तो हम उसको ग्रॉस लॉस बोलेंगे, या फिर प्रॉफिट आएगा तो हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल देंगे। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आखिर ट्रांसफर किधर होगा, मतलब हम इसको किधर लेके जाएंगे? मैं कहा ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है उसे आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। आप इसकी जगह लिख सकते थे टू पीएनएल अकाउंट, टू ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकते थे? टू पीएनएल अकाउंट, या फिर इधर बाय पीएनएल अकाउंट। ठीक है, डन, क्लियर है क्या? बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज कोई बता सकता है क्या, समझा सकता है क्या? सर खर्चे लिखे जो लिखे, ठीक है, इनकम्स भी लिखी, ये क्यों लिखा जाता है? स्टॉक वगैरह, स्टॉक क्यों लिखा जाता है? स्टॉक क्यों लिखा जाता है? थोड़ा सा स्टॉक के लिए हम बात कर लेते हैं, आखिर ये यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड होता है। वैसे हम स्टॉक की बात कर चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में आने का मतलब है कि इसकी एंट्री हुई है यहाँ पे क्लोज स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है, तो ये अभी यहाँ पे है, फिर बैलेंस शीट में शो होगा। तो क्या जरूरत थी इसको रिकॉर्ड करने की? मैं कहा देखो, अगर मान लो तुमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, तुमने 1 लाख का माल खरीदा, ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई रखते हैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। 1 लाख का माल खरीदा, ये 1 लाख का माल तुमने क्या किया, 1 लाख में से 90,000 का माल तुमने बेच दिया, कितने पर? 9,000 के प्रॉफिट पर। कितना आएगा सेल वैल्यू? 99,000। अब तुमने अगर केवल परचेज रिकॉर्ड किया और फिर तुमने सेल रिकॉर्ड कर दिया और स्टॉक को नहीं दिखा रहे हो, तो क्या तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट करेक्ट प्रॉफिट शो करेगा क्या? नहीं शो करेगा। कैसे? तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बोलेगा कि यह 1 लाख डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, 99,000 क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, तो बैलेंसिंग फिगर में 1,000 का ग्रॉस लॉस दिखा देगा। बट क्या ये करेक्ट पोजीशन है? नहीं सर, ये तो करेक्ट ट्रू प्रॉफिट नहीं आया निकल कर। तो इसके लिए क्या किया जाता है, भैया स्टॉक कितना बचा है? 1 लाख में से आपने 90,000 का स्टॉक बेच दिया, तो कितना बच गया आपके पास? 10,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 10,000 दिखाया जाता है। फिर 99 और 10, 109 माइनस 1, 9,000 का क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? और वाकई में प्रॉफिट कितना हुआ था माल को बेचने पर? 9,000 का। क्लियर है? हाँ, उसको कमाने के लिए, उसको कमाने के लिए मान लो इस 1 लाख के माल को लाने के लिए हमको है ना 1,000 रुपए का भाड़ा वगैरह लग गया, फ्रेट एंड कैरेज लग गया, कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस लग गया वगैरह, तो यस ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8,000 कहलाएगा। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना कहलाएगा? 8,000 कहलाएगा। क्लियर है वाली चीज? ओके सर, डन है। तो स्टॉक को क्यों दिखाया जाता है पता है? बिल्कुल। अब एक बात और करना चाहता हूं मैं आपसे, स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं? सर स्टॉक को है ना कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं। ऐसा क्यों? मान लो ये स्टॉक वैसे 10,000 का था, इसकी कॉस्टिंग कितने की थी? 10,000। हाँ सर, 1 लाख का माल था, 90,000 का माल तो बेच दिया, तो बचा कितना? 10,000 कॉस्टिंग का माल। तो 10,000 कॉस्टिंग है, लेकिन मैं कहूं इसका जो एनआरवी है, मार्केट में अगर बेचने जाओगे ना इसको अभी, माइनस बेचने का खर्चा, एनआरवी क्या होता है? सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद मेरे को मिलेगा कितना? सिर्फ 9,000। तो अब बताओ स्टॉक को किस पे वैल्यू करना चाहिए? सर आपने सिखाया था हमको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो इसका मतलब फिर उसको 10,000 नहीं, उसको हम कितने पे शो करेंगे? सर फिर तो हम उसको 9,000 पे ही शो करेंगे। बिल्कुल, तो स्टॉक को 9,000 पे शो करने से इंपैक्ट क्या आएगा? 99 और 9 कितना होता है टोटल? सर ये होता है 108। इधर भी क्या आएगा? 108। और फिर 108 में से जब तुम ये लेस कर दोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 7,000 का आएगा। ओ, मतलब सर स्टॉक को कम इसलिए दिखाया जाता है ताकि प्रॉफिट कम शो हो। बिल्कुल, अकाउंट कहता है कि अननेसेसरीली आप अपने प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। जब आपको पता है कि आपकी कॉस्टिंग 10,000 है लेकिन बेचने से उसको 9,000 ही मिलेगा स्टॉक को, तो आप स्टॉक को 9,000 पे दिखाइए ताकि यहाँ पे अननेसेसरी प्रॉफिट ज्यादा शो ना हो, है ना, ज्यादा एक्सेस में शो ना हो। ठीक है सर, मान लो इसका एनआरवी 9,000 नहीं, इसका एनआरवी 12,000 होता, फिर भैया फिर हम क्या करते हैं? फिर तो हम एनआरवी पे नहीं ना, फिर हम कॉस्ट पे ही शो करते हैं। क्यों?
क्योंकि कम वाले पे शो करेंगे तभी तो प्रॉफिट करेक्ट होगा, कम वाले पे शो करेंगे तभी तो प्रॉफिट एकदम करेक्ट आएगा। क्लियर है क्या? ये 109 इसका टोटल, ये 109 इसका टोटल। ओके सर, हम 12,000 पे क्यों नहीं शो कर सकते? उसको बेचने से 12,000 मिलेगा। अकाउंट कहता है प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट मत करो, बेचेंगे जब देखा जाएगा ना, बेचेंगे जब देखा जाएगा। प्रॉफिट को जो हुआ नहीं है उसको एस्टिमेट मत करो, जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसकी बात करो। और लॉसेस के लिए पहले से प्रोविजन बनाकर चलो। याद है ना, कंजर्वेटिव अप्रोच, प्रूडेंस अप्रोच, ये सब हम पढ़ा करते थे। तो 12,000 पे नहीं, स्टॉक को 10,000 पे दिखाना। तो कॉस्ट, स्टॉक को हमेशा किस पे दिखाया जाता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो हम क्या करें सर, ये सारी वैल्यूज थोड़ा ना लिखनी है, नहीं ये सब थोड़ा ना लिखना होता है, नो, ये तो सिर्फ और सिर्फ तुमको समझाने के लिए था। तो सर हम क्या लिखें? क्लोजिंग स्टॉक जहां लिखा हुआ है वहां हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या? कॉस्ट और, याद रह जाएगा वापस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये तुम देख लेना भैया क्या क्या आता है। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे शुड आल्सो बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। ठीक है ना, रूल क्या कहता है, ऐसे सारे खर्चे डेबिट में आएंगे इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उसको उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक के लाने। जो आज तुम्हारे गोडाउन में स्टॉक पड़ा है या बेचने की कंडीशन में पड़ा है, उस कंडीशन तक के लाने के जो भी खर्चे होते हैं वो सब क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो होते हैं। चलिए अब देखो आगे, पी एंड एल में क्या होगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में तुमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया था वो यहां पर शिफ्ट हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब पी&एल की शुरुआत ही किससे होगी? ग्रॉस प्रॉफिट से, या अगर ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस आया था तो ग्रॉस लॉस। ओके, मतलब सर ये यूं शिफ्ट हो गया। हाँ, कैसा? इधर ग्रॉस प्रॉफिट आया था ट्रेडिंग में तो पी&एल के क्रेडिट साइड में दिखाना, क्योंकि प्रॉफिट्स है ना, तो ये इनकम वाला साइड है और ये एक्सपेंसेस का साइड है। तो प्रॉफिट्स ऑलरेडी जो हम प्रॉफिट शो कर रहे हैं उसमें कुछ इनकम्स ऐड करेंगे और जो खर्चे हैं वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे सर कौन कौन सी इनकम आएंगी, कौन कौन सा एक्सपेंस आएगा, क्योंकि सेल्स तो ऊपर रिकॉर्ड हो गया ट्रेडिंग में और गुड्स को उनकी प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक लाने के खर्चे भी ट्रेडिंग में आ गए। फिर यहाँ कौन से खर्चे, कौन सी इनकम आएंगी? मैं कहा देखो, ग्रॉस प्रॉफिट तुमने फाइंड आउट किया, अब इनकम के नाम पे कुछ अदर इनकम, सेल्स नहीं, सेल्स मतलब जो माल को बेचने से जो रेवेन्यू है वो सेल्स है। या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी सर्विसेज, मेरी पढ़ाने की जो सर्विसेज से जो मेरी कमाई हो रही है वो मेरा सेल्स है। लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है, मैंने कहीं से माल खरीदा होगा तो मुझे डिस्काउंट मिला होगा, डिस्काउंट रिसीव, ये मेरे पी&एल में शो होगा, ट्रेडिंग में शो नहीं होगा। मेरे को कहीं कमीशन मिला है ना, कमीशन में भी खाता हूं मैं कहीं ना कहीं, किसी को कुछ रेफर कर देता हूँ, किसी को कुछ कहीं से मिल जाता है तो मेरे को कमीशन रिसीव हो जाता है, तो वो कमीशन रिसीव मेरी अदर इनकम्स है, अदर इनकम्स, तो वो पी&एल में शो होंगी। नॉन ट्रेडिंग इनकम, बैंक में मेरा खूब पैसा जमा है, मेरे को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, ये मेरी नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो ये पी&एल में शो होगा। ये बाजू वाली प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ना, ये करीब 16 मंजिला इमारत है, 16 मंजिल की इमारत है, ये मेरी है, ये मेरी है। अच्छा, और मैंने क्या कर रखा है, इसको किराए पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है, किराया आता है मस्त, भगवान का दिया सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, ठीक है, तो इससे किराया आता है। तो ये किराया भी किधर शो होगा? मेरा अदर इनकम है, पी&एल है। मेरा पढ़ाने की सर्विस से जो कमा रहा हूँ वो मेरा रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, वो मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू, वो मेरा ट्रेडिंग में आया। बट नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो भी है मेरा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, चाहे इंटरेस्ट मिले, चाहे डिविडेंड मिले, ठीक है, चाहे कोई कमीशन मिल रहा हो, चाहे कोई रेंट इनकम मिल रही हो, ये सब मेरा अदर इनकम आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, डिविडेंड वगैरह। ओके सर, कभी कभी क्या होता है, कुछ एबनॉर्मल गेन्स हो जाते हैं। अब मशीनरीज वगैरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तुमको पता है ना, स्टूडियो वगैरह के अंदर है ना, लैपटॉप है, राइटिंग टैब है, कैमरा है, तो ये सब को कभी मैंने बेच दिया और वहां पर मुझे क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल क्यों बोला? मैं कोई आए दिन थोड़ा बेचता रहता हूँ इनको, नहीं सर, ये तो नॉन रेकरिंग नेचर के ट्रांजेक्शन है, तो ये एबनॉर्मल गेन, बेचने से प्रॉफिट हुआ तो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, नुकसान हुआ तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेचा, मेरा कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था शेयर्स वगैरह के अंदर, कोई बॉन्ड वगैरह के अंदर, तो उसको बेचने से मुझे कोई प्रॉफिट हुआ, ये सब मेरा पी&एल के अंदर आ जाएगा। ओके डन। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं खर्चे। खर्चे में क्या कहेंगे, जो भी स्टाफ रख रखा है, मैनेजमेंट वगैरह के खर्चे, सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गए, तुम लोगों से जो बात करने का पैसा लगता है, पोस्टेज वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, जो भी हमने
एसेट्स वगैरह परचेज कर रखी है, या जो हम स्टॉक वगैरह मेंटेन करते हैं उसका इंश्योरेंस करवा रखा हो। ऑडिट फीस, ऑडिट भी करवाई जाती है। लीगल चार्जेस, जो भी जैसे हमने LLP क्रिएट किया तो उसके लिए जो भी चार्जेस वगैरह लगे वो सब यहाँ पर शामिल होंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, भैया तुमको पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम होता ही होता है, तो वो सारे चार्ज यहाँ पे होंगे। तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बोल दो, ऑफिस एक्सपेंसेस बोल दो। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल, कोई चीज खराब हो गई तो उसको रिपेयर करवाया जाता है। माइक खराब हो गया, माइक नया लेकर आए, ठीक है ना, वो खर्चा हो गया। या माइक को रिपेयर करवाया, नया लेने का तो सर वो एसेट हो जाता है ना, लेकिन छोटा मोटा खर्चा होता है ना, तो नॉर्मल एक्सपेंस भी मान सकते हो, ठीक है। बट ठीक है चलो, रिपेयर करवाया, नया लाएंगे तो सर नो डाउट, कोई डिबेट में नहीं जाना, नया लाएंगे, एसेट है अपना, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट पे, फर्नीचर वगैरह भी, टेबल वगैरह यूज करता हूँ, जमीन पे तो नहीं बैठ के पढ़ाता हूँ ना, टेबल वगैरह चेयर वगैरह यूज करता हूँ, तो ये ऑफिस फर्नीचर है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगता है। बिल्डिंग वगैरह, अगर मेरी खुद की ऑन बिल्डिंग है, देखो अगर मैंने किराए पे ले रखा है तो रेंट जाएगा, किराए पे ले रखा है तो रेंट जाएगा, लेकिन मेरा खुद का अगर बिल्डिंग है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कि नहीं होगा, वो सब P&L का पार्ट होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, कोई सैलरी, सर सैलरी 2 बार आ गया, अरे वो एक सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का था, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का है। क्या होता है, जितनी भी मेरी बुक्स वगैरह है जो सेल होती हैं, तुमको क्लासेस बेचा मान लो, तो जो बुक्स वगैरह है उसके लिए क्या करना पड़ता है सर, उसको बुक्स वगैरह के लिए क्या करना पड़ता है, मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टाफ चाहिए होता है, या मार्केटिंग करने के लिए मुझे स्टाफ चाहिए होता है मेरा, तो उसको जो सैलरी दे रहा हूँ वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, गोडाउन रेंट का, फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड का, उसके बाद बैड डेट, कोई पैसा डुबा भी देता है ना, कोई पैसा डूब भी जाता है, भैया माल बेचा था लेकिन नहीं मिला, पैसा रिकवर नहीं हो पाया, डूब गया तो बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये क्या, ये हम कोशिश करेंगे, अभी ही बात करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि हम आज ही की क्लास में इसको भी कंप्लीट करेंगे। बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये आज ही बात कर लेंगे। सेलिंग कमीशन, बेचने का सर कमीशन वगैरह खर्चा है, इनकम नहीं, इधर ये कमीशन खर्चा है, बेचने का कमीशन दे दिया। मान लो मेरी क्लासेस अलग अलग जगह पोर्टल पे लगी हुई है, तुम यहाँ भी खरीद सकते हो, कहीं और भी, अभी है नहीं ऐसा, बट कहीं और भी खरीद सकते हो वगैरह। तो अब भैया अगर मैंने, मान लो तुमने कहा कि सर मैं आपकी क्लासेस बेचना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे CMA के स्टूडेंट है, लाखों CMA के स्टूडेंट है सर, लाखों, ठीक है ना, इतने है ही नहीं टोटल में, बट वो बोल रहा है लाखों है तो है, ठीक है, लाखों CMA के स्टूडेंट सर, आपकी क्लासेस में धड़ल्ले से बेच दूंगा, बिकवा दूंगा, आप मुझे बस 10% कमीशन दे देना, 10% कमीशन। तो मैं कहा ठीक है ले लेना 10% कमीशन, जा मजे कर, बेच देना मेरी क्लासेस, ओके। तो ये सेलिंग कमीशन हो गया। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब बैंक चार्जेस, बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है ना तुम, मैंने, तो वो बैंक जो चार्जेस लेता है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, कोई लोन ले रखा हो तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह, कोई बिल वगैरह डिस्काउंट करवाए तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बिल ऑफ एक्सचेंज में पड़ेंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ओके। एबनॉर्मल लॉसेज में मशीनरी वगैरह बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, कोई नुकसान, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, है ना, लॉस बाय मिसाइल, अभी अटैक भी बहुत होते हैं, तो जो भी एबनॉर्मल लॉसेज है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और फिर आ जाएगा हमारे पास बैलेंस में क्या, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और किधर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो सर ये नेट प्रॉफिट आएगा, किधर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में, किधर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ेगी। आज मैंने स्टार्टिंग में मान लो मेरी कैपिटल 1 लाख थी, और करंट ईयर में मेरा नेट प्रॉफिट है 20,000 का, तो साल के एंड में मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 लाख प्लस 20,000 का प्रॉफिट, तो 1,20,000 की मेरी कैपिटल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल। तो नेट प्रॉफिट किधर ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं बैलेंस शीट की भी, बैलेंस शीट की बात कर ले। बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है सर, बैलेंस शीट बनाया जाता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए। अच्छा, इसको प्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो लिक्विडिटी ऑर्डर में प्रेजेंट किया जा सकता है, एक परमानेंस ऑर्डर में प्रेजेंट किया जा सकता है। सर हमें किस में करना है, हम जनरली परमानेंस ऑर्डर में करते हैं, और वैसे तो हम कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, जब हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हम एक ही ऑर्डर फॉलो करते हैं, भैया जो दिखा पहले लिख, जो दिखा पहले लिख, बाकी कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछे तो बता दिया जाएगा कि परमानेंस ऑर्डर जनरली हम फॉलो करते हैं। कैसे, एसेट्स जब हमको लिखना होता है तो हम जनरली उन एसेट्स को पहले लिखते हैं जिनको बेचना नियर फ्यूचर में तो नहीं है, मतलब जिनसे हमको रियलाइजेशन बहुत टाइम बाद होने वाला है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर। उसके बाद वो एसेट्स आती हैं जिनको आप विद इन ईयर बेच देते हैं, जैसे स्टॉक है, या विद इन ईयर डेटर से पैसा आ जाएगा, BR बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह बेचने से पैसा आ जाएगा।
फिर और ज्यादा लिक्विड एसेट्स आ जाती है, जैसे कैश एट बैंक और कैश इन हैंड तो खुद मतलब यूं है, हाथ में पैसा लेके घूमते हैं वगैरह, ठीक है। ओके, फिर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या आएगा? लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या दिखाओगे? कैपिटल दिखाओगे। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या दिखाओगे? कैपिटल को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लसेस दिखा दोगे, तुम्हारा अब तक का कमाया हुआ, क्या तुमने कमा रखा है, कोई रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा ट्रांसफर कर रखा हो। सो रिजर्व्स तो कैपिटल में, प्रॉफिट तो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। कुछ पोर्शन आप अलग से कोई रिजर्व्स वगैरह, फंड वगैरह मेंटेन कर रखे हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। कोई लाइबिलिटीज वगैरह है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब सर एसेट्स तो आएंगी इस तरफ राइट हैंड साइड, और लाइबिलिटीज आएंगी किधर? लेफ्ट हैंड साइड। लाइबिलिटीज के साथ साथ क्या? कैपिटल भी आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। बैलेंस शीट क्या होता है सर? बैलेंस शीट एज एट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है? एज एट। ओके, तो बैलेंस शीट सर एज एट। ट्रेडिंग और पेंडल आपने बताया था सर फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग और पेंडल आपने क्या बताया था? फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग और पेंडल होता है फॉर द ईयर एंडेड। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर का क्या आता है? ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेजेस कितना किया, ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल्स कितना किया, ड्यूरिंग द ईयर ये सब एक्सपेंसेस कितना हुआ, ये बताता है। तो फॉर द ईयर एंडेड यूज किया। पीएनएल में भी सेम कहानी, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में आपने सैलरी कितना पे किया, पूरे साल भर में आपने ऑफिस का रेंट कितना दिया, पूरे साल भर में इंश्योरेंस का खर्चा कितना बुक हुआ, पूरे साल भर में आपको बैंक का इंटरेस्ट कितना मिला, ये सारा। तो फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड क्यों नहीं होता? बैलेंस शीट एज एट क्यों होता है? एज एट या एज ऑन क्यों? एज एट या एज ऑन क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट उस पर्टिकुलर डेट को बताता है कि इस पर्टिकुलर डेट को लैंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितने की है, फर्नीचर पिक्चर्स कितने के हैं, इस पर्टिकुलर डेट को स्टॉक कितना है, इस पर्टिकुलर डेट को हमारे डेटर्स कितने हैं, इस पर्टिकुलर डेट को हमारा बीआर कितना है, इन्वेस्टमेंट कितने का कर रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने की ले रखी है, इस पर्टिकुलर डेट को बैंक में बैलेंस कितना है, और इस पर्टिकुलर डेट को पॉकेट में रोकड़ा कितना है। ओके, तो ये एज एट बताता है इस पर्टिकुलर डेट को आपने कितने का लोन ले रखा है, कितने के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कितने के क्रेडिटर्स हैं, कितने के बिल इश्यू कर रखे हैं, वो एज एट। और एज एट इस दिन आपकी कैपिटल कितनी है, समझे क्या? तो रटना मत, बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज आते हैं कि एज ऑन लिखे, एज एट लिखे। तो एज ऑन एज एट दोनों चलेगा बैलेंस शीट में। बच्चों को जब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर द ईयर एंडेड लिखे या एज ऑन लिखे, ये बस ध्यान रखना। ट्रेडिंग और पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड बता भी दिया लॉजिक, और बैलेंस शीट में आता है एज एट। ओके डन। देखो आगे चलिए, अब क्या करें सर? ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने का अपने को मिलेगा 14 नंबर। लेकिन 14 नंबर के लिए क्या आएगा? ऐसा डायरेक्टली तुमको कोई सिंपल सा ट्रायल बैलेंस बना के नहीं दिया जाता है। उसके साथ क्या दिए जाते हैं? कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए जाते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए जाते हैं। जैसे देखो, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें दिस वन, तो हमको क्या दिया हुआ रहेगा? हमको इस तरीके से एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, हमको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स लिखे होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए हमें बनाना होगा ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। दिस वन, ये देखिए ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें लिस्ट हमको गिवन होती है, जितने भी अकाउंट्स के लेजर बैलेंसेस वगैरह हैं उन सब की हमको लिस्ट गिवन होगी। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा जिनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा? हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। इसका मतलब सर ट्रायल बैलेंस तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह की बात कर लेगा। कुछ तो जर्नल वगैरह के अंदर आ गए होंगे, कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट और जिनकी हमें अभी बात करनी है, वो पहले हम बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पहला काम क्या है आज? अभी अपने को एडजस्टमेंट्स पढ़ने होंगे। ओके, उसी एडजस्टमेंट की सीरीज में सबसे पहले का सर ये ऑर्डर एक बार वापस बता दीजिए। एडजस्टमेंट की सीरीज तो ठीक है, रुको एक बार हम रोक देते हैं एक बार। परमानेंस ऑर्डर ये था सर, तो सर दूसरा ऑर्डर क्या है? लिक्विडिटी ऑर्डर। लिक्विडिटी ऑर्डर में क्या होगा? इसका ऑपोजिट। यहाँ कैश इन हैंड सबसे बाद में लिखा है ना, यहाँ पे कैश इन हैंड सबसे पहले आएगा। मतलब लिक्विडिटी ऑर्डर मतलब जो एसेट को सबसे पहले कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो सबसे पहले आएगा। तो कैश इन हैंड तो खुद कैश है, फिर बैंक में जाके पहले इमीडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फिर अदर, मतलब सबसे लास्ट में कौन आएगा? जिसको सबसे मुश्किल से कैश में कन्वर्ट होगा। ऐसी लाइब्रेरीज में जिसका इमीडिएट पेमेंट करना है वो सबसे पहले आएगा, जिनका बाद में पेमेंट करना है और बाद में करना है और बाद में करना है और बाद में करना है वो बाद में आती है। कैपिटल का तो ऑब्वियसली सबसे लास्ट में पेमेंट होगा, तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी ऑर्डर और ये एक परमानेंस ऑर्डर। ओके चलिए, अब एडजस्टमेंट की सीरीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसको? सर सबसे पहले बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। बैड डेट,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है जी, आज सीख जाएंगे? हाँ सर आज सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। कैसे होता है, चलो आओ बाजू में आओ। बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। एक एग्जांपल्स वगैरह से हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखो आप मेरे साथ साथ एग्जांपल्स लिखो मत, सिर्फ देखो, सिर्फ समझो, ठीक है। देखो सर हम लोग माल बेचते हैं, बिल्कुल बेचते हो। कैश में भी बेचते हैं और क्रेडिट में भी बेचते हैं, बिल्कुल क्रेडिट में भी बेचते हैं। तो मान लो हम लोग अपना क्रेडिट में माल बेचते हैं, ठीक है, तो हमारे डेटर्स होंगे फिर तो, हाँ बिल्कुल माल बेचेंगे तो डेटर्स तो होंगे ही होंगे। सर जितना माल बेचते हैं क्या सब वो हमको पैसा वापस दे देते हैं? नहीं, कुछ लोग तो पैसा डुबा ही देते हैं, बिल्कुल कुछ लोग पैसा डुबा ही देते हैं। कितने लोग पैसा डुबा देते होंगे यार? ये देखा जाए तो करीब मेरा जो है ये रेशियो 10% लोग पैसा डुबाते हैं, 10% पैसा तो डूबता ही डूबता है। ओके, हर चीज को ध्यान से सुनो। माल उधारी बेचा जाता है और ऐसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि 10% पैसा डूब ही जाता है। सुनना, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर माल बेचा, तो आपने एंट्री किया डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या किया? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कितने का माल बेचा? मान लेते हैं आपने 10 लाख का माल बेचा ड्यूरिंग द ईयर। ओके, उसमें से मान लो, क्या मान ले सर, कैश टू डेटर 9 लाख रुपए आ गए। ओके, और 1 लाख रुपए डूब गया, तो आप एंट्री क्या करोगे डूबने का? सर डूबने का एंट्री होता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, पैसा आया तो उसके लिए कैश टू डेटर, और जो पैसा डूब गया वो बैड डेट टू डेटर। ठीक है, कितना डूब गया? 1 लाख रुपए। ओके डन, 1 लाख रुपए डूब गए। ये एक ही डेटर था, ये एक ही डेटर था जिसके साथ हमारा ये काम हुआ। सारे डेटर ऐसे ही हैं, सब लोगों से ऐसा लगता है कि 10% पैसा डूब ही जाएगा। तो डेटर को माल बेचा, ठीक है, डेटर टू सेल्स, कैश टू डेटर जितना है, ठीक है, बाकी जो डूब गया वो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब क्या होगा, ये जो पैसा डूबा है उसे आप क्या करेंगे? सर अभी अभी हमने देखा पीएनडल में, हमने देखा था कि जो भी पैसा डूब जाता है, कोई बैड डेट हो जाता है, तो उसको हम पीएनडल में शो करते हैं, बिल्कुल। तो उठा के इसको कहाँ ट्रांसफर कर देना? पीएनडल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना एट द एंड ऑफ द ईयर। पीएनडल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, क्योंकि हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है। तो ये जो तुमने बैड डेट डेबिट किया था उसे क्रेडिट कब करोगे? सर साल के एंड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होती है, गेन होता है, उठा के ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। तो इस बैड डेट को भी हमने पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया, ठीक है डन। ये ठीक है, हमारा पहला साल था, हमें पता चल गया 10,000 नहीं 1 लाख हमें पता चला, और आगे भी हमने देखते गए ऐसा होता गया। तो हमने देखा यार 10% तो लोग पैसा डुबा ही देते हैं, 10% पैसा डुबा देते हैं। ये तो हुआ 1 साल की बात, ठीक है डन। अच्छा एक और सिनेरियो देखो, अब इसका सिनेरियो कैसे होगा, मान के चलो ये क्या होगा, आपने ये सेल कब रिकॉर्ड किया? सर ये सेल हमने रिकॉर्ड किया 10 लाख इसी साल, बिल्कुल। तो ट्रेडिंग में शो किया होगा तुमने, बिल्कुल ट्रेडिंग में हमने 10 लाख का सेल्स रिकॉर्ड किया होगा, 10 लाख की सेल्स हमने रिकॉर्ड की होगी। और बैड डेट भी इसी साल रिकॉर्ड किया, बैड डेट भी इसी साल रिकॉर्ड किया हमने पीएनडल में, सेल्स ट्रेडिंग में, बैड डेट पीएनडल में, ठीक है। बट हाँ इनकम और एक्सपेंसेस दोनों करंट ईयर में रिकॉर्ड हो गए ना? हाँ सर हो तो गए, सेल्स भी रिकॉर्ड हो गया, बैड डेट भी रिकॉर्ड हो गया। ऐसा करने पर प्रॉफिट आ गया जो भी आना था। तो मतलब रिलेटेड मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना? अगर तुमने ये रेवेन्यू दिखाया तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस इसी साल शो करने होंगे, बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, मान लो कोई और डेटर था या यही डेटर था जिसको साल के एंड में अपन ने माल बेचा, कितने का? मान लो साल के एंड में हमने इसको
50,000 रुपए का माल बेचा। ओके, साल के एंड में हमने इसको 50,000 का माल बेचा और इससे अभी तक कोई पैसा इससे नहीं आया, बट हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा कि 10% तो पैसा डूब ही जाता है, 10% पैसा तो डूब ही जाता है। तो अकाउंट क्या कहता है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से प्रोविजन बना के चलो। अकाउंट कहते हैं कि भैया ट्रू पिक्चर शो करते हैं, हम लोग जितना हो सके हम ट्रू पिक्चर शो करते हैं। मुझे पूरा पूरा अंदाजा है, एस्टिमेशन है कि 50,000 में से 10%, 5,000 तो डूब ही जाएगा, डूब ही जाएगा, डूबा नहीं है, डूब ही जाएगा। वो बंदा 45 ही देगा, 5,000 नहीं देगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए अब अभी अगर मैंने यहाँ पे डूबा नहीं ना, मेरा नहीं डूबा तो नहीं सर पैसा, तो अभी अगर मैं ट्रेडिंग पेंडल बनाऊंगा तो मेरा सेल्स तो रिकॉर्ड हो जाएगा 50,000, लेकिन अगले बार क्या होगा, अगले बार करंट ईयर में तो ये ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर सेल रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग और पीएनडल में जब पैसा डूबेगा, तो अगर मैं ट्रेडिंग पीएनडल में दिखाता हूं टू बैड डेट, नेक्स्ट ईयर दिखाता हूं टू बैड डेट कितना 5,000 का, तो बताओ क्या ये मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है क्या? तुम रेवेन्यू तो इसी साल दिखा रहे हो और बैड डेट अगले साल दिखा रहे हो, तो भैया ये पैसा तो हमें पहले से ही पता था कि इस साल डूबेगा ही, पता था हमें कि डूबेगा ही। तो क्यों ना कुछ हद तक हम, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना चाहते हैं, ट्रू पिक्चर शो करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा करें ना कि भाई ये बैड डेट नेक्स्ट ईयर में शो ना हो के इधर ही शो हो जाए। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। कैसे करोगे, वो केवल और केवल तब पॉसिबल है जब आप इसके लिए क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोविजन बनाएंगे कि भैया इन फ्यूचर बैड डेट हो सकता है, तो हम आज इसके लिए प्रोविजन बनाकर चलते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करोगे। अच्छा सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करोगे तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा पीएनडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसका मतलब सर हमने करंट ईयर में एक एंट्री पास कर दिया, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिल्कुल, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट, कुछ भी बोल सकते हो, बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है। कितने का? 5,000। ऐसा करने से क्या हुआ, सेल्स आप 50,000 रिकॉर्ड कर चुके थे, 5,000 का प्रोविजन भी इसी बार रिकॉर्ड किए, तो पीएनएल पे वो 5,000 का बर्डन जो है वो करंट ईयर में ही आ गया। ओके, हुआ ना, कुछ हद तक ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट होगा, बिल्कुल। अब सर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब पैसा आएगा तो एज एक्सपेक्टेड कि 45,000 रुपए तो आ गए, और मान लो जैसा सोचा वही हुआ, जैसा सोचा फिलहाल के लिए वही हुआ, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट जैसा सोचा वही हुआ, 5,000 रुपए डूब गए। अगले साल आपने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना? 45,000, 5,000 और 50,000, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब सर आपने कहा था बैड डेट को उठाकर पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, मैंने कहा नहीं, अब नहीं करना। अभी क्या करना होगा, अब तुमको क्या करना होगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में ही तुम क्या करोगे, इस बैड डेट को किससे चार्ज करोगे, बैड डेट को कहां ट्रांसफर करोगे, पीएनएल में नहीं, किधर? तुमने प्रोविजन बना रखा था लास्ट ईयर, तुमने क्या कर रखा था, प्रोविजन बना रखा था। तो अभी इस साल तुमको क्या करना है, इस साल तुमको उस प्रोविजन से इस बैड डेट को एडजस्ट करना होगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट तुमने क्रिएट कर रखा था, उसको कर देना डेबिट, और टू क्या कर देना, टू बैड डेट। अच्छा, इसका मतलब ऐसा करने से करंट ईयर के पीएनएल में इस बैड डेट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल करंट ईयर के पीएनएल में इस बैड डेट का इफेक्ट नहीं आएगा। ये बैड डेट किससे रिलेट कर रहा है सर, ये बैड डेट है ना, लास्ट ईयर सेल हुआ था, लास्ट ईयर सेल हुआ था 50,000 का, ये बैड डेट उसका है। तो ऑब्वियसली जाना भी कब चाहिए, लास्ट ईयर में चाहिए, तो लास्ट ईयर में प्रोविजन के नाम से दिखा दो, ताकि करंट ईयर में जब वो बैड डेट हो तो उसका पीएनएल पे इंपैक्ट ना आए। समझ में आए वाली बात? इसका बैड डेट हुआ तो बैड डेट को पीएनएल में हमने ट्रांसफर नहीं किया, हमने पिछली बार प्रोविजन बना रखा था, हमने उसी प्रोविजन से इसको एडजस्ट कर दिया। क्लियर है वाली चीज? तो प्रोविजन बनाने से क्या हेल्प मिलता है, समझ में आया तुमको?
बिल्कुल सेल्स करंट ईयर में रिकॉर्ड हुआ तो उसका बैड डेट भी फिर करंट ईयर में ही आ जाना चाहिए था, उसको नेक्स्ट ईयर में क्यों शो कर रहे हो? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, साल के एंड में जितने भी डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, मैंने क्या कहा था, साल के एंड में माल बेचा, तो साल के एंड में जितने भी डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कह रहा था कि 10% तो लोग पैसा डुबा ही देंगे एस्टिमेशन बेसिस पर, तो 50,000 का 10%, 5,000 में करंट ईयर में प्रोविजन बनाकर चलूंगा। समझ में आया क्या, कैसे होगा, कैसे अकाउंट प्रिपेयर होंगे, बात करते हैं वन बाय वन। चलो देखो, हाँ जी देखिएगा जरा, ये रहा एंट्रीज वगैरह सब मैंने लिख के दिए, समझा दिया हालांकि मैंने तुमको। देखो क्या करोगे, फॉर डेट बिकम्स बैड, बैड डेट का एंट्री क्या करते हो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बिल्कुल, पैसा जब डूबता है तो यही एंट्री होगा, भले प्रोविजन बनाओ चाहे प्रोविजन ना बनाओ। सर अगर हम प्रोविजन ना बनाए तो चलने दे, चलने दो, नहीं बनाते नहीं बनाते, कोई लोग नहीं बनाएंगे, बनाना चाहिए, मैंने तुमको बता दिया क्यों बनाना चाहिए, ये भी तुमको समझ में आ गया होगा कि भैया करंट ईयर में सेल दिखा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग खर्चा लॉस भी तो करंट ईयर में शो करना चाहिए। कोई ना, एंट्री क्या किया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर तुम कोई प्रोविजन नहीं बनाते हो तब तो ये बैड डेट क्या होगा, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। लेकिन अगर तुमने ऑलरेडी कोई प्रोविजन क्रिएट कर रखा है तो ये बैड डेट किधर ट्रांसफर होगा, ये बैड डेट ट्रांसफर हो जाएगा किधर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट में। ओके, तो बैड डेट को क्लोज करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करोगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। ठीक है सर ये प्रोविजन बनता कैसे है, प्रोविजन बनाने के लिए अभी एंट्री सिखा था ना, पीएनएल अकाउंट में लिखना क्या, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, कभी कभी तुमने एक्स्ट्रा प्रोविजन बना लिया होगा तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में हम देखेंगे। प्रोविजन क्रिएट करने का जो एंट्री होता है, रिवर्स करने का जस्ट उससे ऑपोजिट होता है। तो क्रिएट करने का एंट्री जब पीएनएल टू प्रोविजन है, तो रिवर्स करने का एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। देखेंगे वन बाय वन क्वेश्चन में। सेम कहानी होती है किसकी, जो मैं भी कहानी बैड डेट की समझाई ना, सेम कहानी कॉपी पेस्ट कर देना डिस्काउंट अलाउड में भी, डिस्काउंट अलाउड में भी। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। जब भी डिस्काउंट अलाउड करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर होगा। फिर अगर आपने कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन, हाँ हम डेटर्स को जनरली डिस्काउंट दे ही देते हैं, डेटर्स को जनरली डिस्काउंट दे ही देते हैं, वो अर्ली पेमेंट करते हैं, हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं, तो उसका भी एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, तो उसके बेसिस पे आप प्रोविजन बना सकते हो। अगर आपने प्रोविजन नहीं बना रखा तो ऑब्वियसली डिस्काउंट अलाउड का खर्चा पीएनएल में ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोविजन बना रखा है तो वो जो डिस्काउंट अलाउड का खर्चा है वो किधर शिफ्ट होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सर ये प्रोविजन कैसे बनेगा, सेम वैसे ही जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। और सर कभी एक्स्ट्रा प्रोविजन बन गया हो जिसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको जितना मेंटेन करना होता है हम उतना ही मेंटेन करते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा प्रोविजन बना रखा है तो उसको रिवर्स करना होता है। रिवर्स करने का एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। बनाने का एंट्री होता है पीएनएल टू प्रोविजन, और रिवर्स करने का एंट्री होता है प्रोविजन टू पीएनएल। ओके, सिंपल है। प्रोविजन बनाने का, प्रोविजन लायबिलिटी होता है ना, प्रोविजन देखा जाए तो एक तरीके से लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ओके, और पीएनएल डेबिट क्योंकि प्रॉफिट्स आपकी क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि इन फ्यूचर कोई बैड डेट होगा या डिस्काउंट होगा उससे प्रॉफिट कम ही तो होना है, तो हम आज ही प्रॉफिट कम करके चलते हैं। और सर एक्सेस बना रखा हो, ज्यादा बना दिया था पहले, ज्यादा प्रॉफिट कम कर दिया था, वापस प्रॉफिट बढ़ा दिए जाते हैं, तो टू पीएनएल। समझा क्या, बिल्कुल पक्का समझाना। तो क्या तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना सकते हो, क्या तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना सकते हो, ट्राई कर सकते हैं सर। एग्जाम में ये अकाउंट बनाना आता है, ये अकाउंट बनाना आता है, और कभी सेपरेट आ जाता है क्वेश्चन, और कभी फाइनल अकाउंट का जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें हमको जरूरत पड़ती है कि हम ये अकाउंट प्रिपेयर करें और उसकी वैल्यू पीएनएल में पुट करें। तो कैसे होगा देखो, एंट्री समझ गए ना, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट का एंट्री हो गया, प्रोविजन नहीं बनाते हो तो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, बैड डेट पीएनएल टू बैड डेट। प्रोविजन बना रखा है तो वो प्रोविजन में ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। और प्रोविजन बनाने का एंट्री क्या होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। एक्स्ट्रा प्रोविजन बन गया तो रिवर्स करने का एंट्री क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। बनाने का पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और रिवर्स करने का प्रोविजन टू पीएनएल। ओके, सेम चीज डिस्काउंट अलाउड पे भी एप्लीकेबल है। ओके, नाउ देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तुमने प्रोविजन बनाया, बनाया एंट्री क्या किया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन।
क्रेडिट किया ना, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो बैलेंस होता है, जो नेचर होता है, वो क्रेडिट नेचर होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंसेस मतलब पिछले साल जो तुमने प्रोविजन बनाया था वो इस बार तुम कंटिन्यू कर रहे हो। तो साल की शुरुआत में हम चेक कर रहे हैं कि भैया तुमने लास्ट ईयर कितना प्रोविजन मेंटेन कर रखा है, वो ओपनिंग में लिख दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि भैया आपने कितना प्रोविजन मेंटेन कर रखा है, क्रिएट कर रखा है ऑब्वियसली। तो ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख दो या बैड एंड डाउटफुल डेट लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर क्या होगा सर, ये तो पिछली बार जो आपने क्रिएट किया था वो बैलेंस करंट ईयर में कैरी हो गया। अब क्या करें, अब करंट ईयर में कोई बैड डेट हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। उस बैड डेट को आप क्या करोगे, इस प्रोविजन से एडजस्ट करोगे। तो एंट्री क्या होती है, बैड डेट हुआ तो एंट्री करोगे बैड डेट टू डेटर। तो बैड डेट टू डेटर तो इस अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन वो बैड डेट कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रोविजन में। तो एंट्री क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, दिस वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में तुम डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू बैड डेट लिखोगे, टू बैड डेट, टू बैड डेट। जितना भी ड्यूरिंग द ईयर पैसा डूबा है वो सब बैड डेट में जाएगा, बैड डेट टू डेटर, और फिर वो बैड डेट इधर शिफ्ट हो जाएगा। और ये बैड डेट कौन सा वाला, तुमको दो जगह बैड डेट मिल सकता है। तुमको मैंने दिखाया था ना क्वेश्चन, तुमको ट्रायल बैलेंस भी गिवन हो सकता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी बैड डेट हो सकता है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिया हुआ हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट। सर दोनों में फर्क क्या होता है, आज तक समझ में नहीं आया सर दोनों में फर्क क्या है। कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देते हैं, कभी ट्रायल बैलेंस के बाहर दे देते हैं, कभी दोनों जगह दे देते हैं, ये फर्क क्या है। देखो ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब पता है तुमको क्या होता है, जो जर्नल एंट्री हुई होगी वो लेजर पोस्टिंग हुई होगी, लेजर पोस्टिंग हुई होगी तो ट्रायल बैलेंस में आएगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट आ रखा है, इसका मतलब ट्रायल बैड डेट की एंट्री हो चुकी है, बैड डेट टू डेटर। ओके, और ट्रायल बैलेंस के नीचे शो कर रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इसका मतलब अभी तक ट्रायल बैलेंस में जगह नहीं मिली, मतलब उसका एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अभी तक बैड डेट टू डेटर करना भी बाकी है। तो करोगे, करो बैड डेट टू डेटर, और उसके बाद वो जो बैड डेट है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, प्रोविजन में ट्रांसफर कर दोगे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जगह मिली या बाहर, सिर्फ डिपेंड करता है कि एंट्री हो रखी है तो अंदर, एंट्री हो रखी है तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस के अंदर, और जनरल एंट्री नहीं हो रखी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रखा है, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन बाहर तुमको मिलेगा। तो कोई भी बैड डेट हो, चाहे अंदर चाहे बाहर, तुम तो क्या करोगे, अंदर है इसका मतलब एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, बाहर है इसका मतलब एंट्री पहले करो बैड डेट टू डेटर, और फिर उस बैड डेट को उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, प्रोविजन में ट्रांसफर कर दोगे। ओके डन। फिर उसके बाद क्या करें सर, ठीक है ये भी हो गया। अब हमको ये देखना है कि इस साल करंट ईयर में कितना आपको प्रोविजन मेंटेन करना है, करंट ईयर के लिए आपको कितना प्रोविजन मेंटेन करना है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि साल के एंड में आपने डेटर्स कितने, हमको पता है पास्ट एक्सपीरियंस मान लो 10% पैसा डूबता ही डूबता है। तो डूबता कौन किसका, सर डेटर्स होंगे तो डूबेगा ना, बिल्कुल। तो हमको ये देखना है कि साल के एंड में हमारे डेटर्स कितने हैं, क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं। क्लोजिंग डेटर्स है, मान लो जैसे हमारे एग्जांपल में थे 50,000, 50,000 क्लोजिंग डेटर्स। तो मैंने क्या कहा, 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, रेट ऑफ प्रोविजन, रेट ऑफ प्रोविजन 5,000 रुपए। मैं मान के चलता हूं नेक्स्ट ईयर डूब जाएंगे, क्योंकि मेरे 50,000 के डेटर हैं, तो उसका 10% 5,000 रुपए मेरा अगले साल डूब जाएगा, तो मैं पहले से प्रोविजन बना के चलता हूं। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, वो अमाउंट जो मेरे को मेंटेन करना है, वो अमाउंट जो मुझे प्रोविजन मेंटेन करना है, मेंटेन करना है, ठीक है, वो यहां पर अमाउंट आ जाएगा। ओके, अब बात आती है सर बाकी, बाकी जगह क्या आएगा, मेगा सुनो एग्जाम्पल से समझना। मान लो मेरा साल की शुरुआत में 5,000 रुपए का बैलेंस था, और करंट ईयर में मेरा जो प्रोविजन का बैलेंस था 5,000 का था। करंट ईयर में एक्चुअल में पैसा मैंने लास्ट ईयर मेंटेन कितना किया था, 5,000 मेंटेन किया। मेरा मुझे लग रहा था नेक्स्ट ईयर मेरा 5,000 रुपए का बैड डेट हो जाएगा, लेकिन मान के चलो मेरा 4,000 रुपए का ही बैड डेट हुआ, 4,000 रुपए का ही एक्चुअल में बैड डेट हुआ। ठीक है, 4,000 ही डूबे, नहीं डूबे 5,000 रुपए।
हर साल के एंड में मान के चलता हूँ मेरे डेटर 50,000 के, ठीक है। अब इस साल भी मेरे डेटर कितने हैं, 50,000 के डेटर है। तो 50,000 के डेटर के हिसाब से 10% मेरा पैसा डूबता है, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। तो मेरे को प्रोविजन मेंटेन कितना करना है, मेरे को प्रोविजन मेंटेन करना है 5,000। सुनना, साल की शुरुआत में तुमने ऑलरेडी 5,000 मेंटेन कर रखा था, जिसमें से 4,000 ही बैड डेट हुआ। इसका मतलब इसमें से, इस 5,000 में से एक्चुअली 4,000 ही काम आया। बिल्कुल, अभी भी 1,000 का प्रोविजन पड़ा है ना। तुमको साल के एंड में मेंटेन कितना करना है, 5,000। तुमको साल के एंड में मेंटेन कितना करना है, 5,000। या चलो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मेरे साल के एंड में डेटर कितने हैं सर, मेरे साल के एंड में डेटर हैं इस बार 70,000 के। तो 70,000 के हिसाब से मुझे मेंटेन कितना करना है, 10%। अगले साल कितने पैसा डूबने का खतरा है, 7,000 डूबने का खतरा है। तो मुझे प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 7,000। तो बताओ मुझे इस बार और कितना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, कितना क्रिएट करना पड़ेगा। सर देखो, ऐसा वापस बोल रहा हूँ, 5,000 ओपनिंग में था, मुझे लगा करंट ईयर में 5,000 का बैड डेट होगा, उसके हिसाब से मैंने पिछली बार प्रोविजन बनाया होगा, तो जो करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। बट एक्चुअल में पैसा डूबा सिर्फ 4,000। तो 1,000 का प्रोविजन मेरा एक्स्ट्रा था ना, बिल्कुल एक्स्ट्रा था, वो भी हम इस साल काम ले लेंगे। हमको प्रोविजन इस बार मैंने देखा कितना मेंटेन करना है, 7,000 मेंटेन करना है, क्योंकि 70,000 के डेटर है, तो नेक्स्ट ईयर मेरा 7,000 का बैड डेट होने का चांसेस है। तो 7,000 का मुझे प्रोविजन मेंटेन करना है, ठीक है। ऑलरेडी 5,000 में से 4,000 यूटिलाइज हुआ, 1,000 बचा हुआ था ना। तो 1,000 बचा हुआ है, तो 6,000 और प्रोविजन क्रिएट कर दूं ना। 1,000 तो ऑलरेडी बचा हुआ है, 6,000 और क्रिएट कर देता हूं ना। बैलेंसिंग फिगर में देखो आ जाएगा बाय पी एंडल। तो मैं कितना प्रोविजन क्रिएट करूं, 1,000 रुपए का प्रोविजन मैं क्रिएट कर देता हूं। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन या प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, प्रोविजन, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड। कितने का प्रोविजन बनाऊंगा, 1,000 का, सॉरी 1,000 का काय को रे, 1,000 तो था ही ना, 6,000 का, 6,000 का, माई मिस्टेक है ना। 6,000 का प्रोविजन और बना दूंगा। बैलेंसिंग फिगर में आप लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर में आप लिख सकते हो, ये देखो टोटल 11 और इधर भी टोटल 11। डन, क्लियर है वाली चीज। सर कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा प्रोविजन बना रखा हो अपन ने, हाँ हो सकता है। मान लो साल की शुरुआत में हमारा प्रोविजन था 15,000 का, यूटिलाइज हुआ सिर्फ 4,000, और मेंटेन करना कितना, 7,000। तो 15 इधर लिखा, ये नहीं लिखा हुआ मान लो, है ना, ये नहीं लिखा हुआ मान लो, ये सब हटा दूंगा एक बार, ये लो, ये लो, ठीक है। मान लो साल की शुरुआत में मेरा 15,000 का प्रोविजन था, बट करंट ईयर में बैड डेट हुआ सिर्फ 5,000। तो करंट ईयर में बैड डेट कितना हुआ, 5,000 का, और साल के एंड में मुझे मेंटेन कितना करना है, 7,000। तो 15 सर ओपनिंग में था, 5,000 ड्यूरिंग द ईयर यूटिलाइज हुआ, 10,000 अभी भी बचा हुआ है, और मेरे को मेंटेन करना सिर्फ 7। तो क्या करूंगा उस केस में, मैं यहां लिखूंगा कि एक्स्ट्रा प्रोविजन जो है उसको रिवर्स कर दिया जाए। एक्स्ट्रा प्रोविजन को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट। एक्सेस प्रोविजन, एक्सेस प्रोविजन टू बी रिवर्स्ड, एक्सेस प्रोविजन टू बी रिवर्स्ड। कितना सर, ये टोटल लगा लो, 15 माइनस 12 कर देंगे, कितना आएगा, 3,000 आ जाएगा। सिंपल, क्लियर है वाली चीज। तो डिपेंड कि इस बार प्रोविजन क्रिएट करना है कि तुमको प्रोविजन क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। किस पे डिपेंड करेगा, 3 डेटा पे डिपेंड करेगा। ओपनिंग कितना है, करंट ईयर में बैड डेट कितना, और क्लोजिंग कितना मेंटेन करना है। ओके सर, हटा दें ये सब, ये सब हटा देते हैं सर, वैल्यूज, वैल्यूज सारी हटा देते हैं, चलो ओके। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या ये सबसे पहले लिखा जाता है, ये सबसे पहले लिखा जाता है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे लिखा जाता है करंट ईयर में जितना भी बैड डेट हुआ, चाहे वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस के बाहर शो हो रहा है। थर्ड नंबर पे लिखा जाता है कि आपको प्रोविजन मेंटेन कितना करना होता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्लोजिंग डेटा, जितने साल के एंड में डेटा है उसके हिसाब से पास्ट एक्सपीरियंस देखना आपको कितना प्रोविजन मेंटेन करना होगा। ओके, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, या तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना होगा, या फिर आपको प्रोविजन रिवर्स करना होगा। एक्सेस बना रखा है तो रिवर्स हो जाएगा, और कम बना रखा है तो प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। क्लियर है, बैलेंसिंग फिगर, डन। ओके,
तो क्रिएट करना है कि रिवर्स करना है डिपेंड करता है 3 वैल्यूज पर। तो सर क्या हम ऐसा देख सकते हैं, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, ये रटने वाली चीज बता रहा हूं, बाकी अकाउंट समझ लिया अपन ने। प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, ये देखो अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये वाला अमाउंट कैसे पता किया जाए, प्रोविजन कितना क्रिएट करना है। मैं कहा अच्छा अगर ये अमाउंट होगा तो फिर ये नहीं होगा ना, नहीं ये तो नहीं होगा, फिर इसको ऐसा काला काला कर देते हैं। ओके बताओ ये अमाउंट कैसे आएगा सर, फिर ये अमाउंट कैसे आएगा, आपको प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, आप इसको न्यू भी बोल सकते हैं, आप इसको क्लोजिंग प्रोविजन बोल सकते हैं या फिर आप इसको न्यू प्रोविजन भी बोल सकते हैं, न्यू प्रोविजन, ऑब्वियसली ऑन क्लोजिंग डेटर्स, ऑन क्लोजिंग डेटर्स, न्यू प्रोविजन ऑन किस पे बनता है, क्लोजिंग डेटर्स पे बनता है। ओके प्लस डेबिट साइड में और क्या लिखा तुमने, बैड डेट, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर, माइनस क्या कर देना, ओपनिंग, माइनस क्या कर देना ओपनिंग, जिसको हम बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। ओके ये आ जाएगा प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, इस बार आपको कितना प्रोविजन क्रिएट करना है। ओके चलिए ऐसे ही प्रोविजन टू बी रिवर्स जा सकता है, प्रोविजन टू बी रिवर्स्ड, किसी को रटना हो तो ऐसा है, बट मैं रटने के फेवर में नहीं हूं, बट कहीं लिखा हुआ दिख गया तो समझ में तो आना चाहिए ना उन्होंने क्या किया। अच्छा अगर प्रोविजन टू बी रिवर्स कैलकुलेट करना है तो उस केस में फिर प्रोविजन क्रिएट नहीं होगा, नहीं। ओके इसको हटा दिया। अब प्रोविजन टू बी रिवर्स कैसे आएगा, प्रोविजन टू बी रिवर्स सर ऐसा है कि जो ओपनिंग वाला है ना, ओपनिंग वाला वो बहुत ज्यादा है, उसमें से आप क्या कर देंगे, मतलब जो ओल्ड प्रोविजन है, जो ओल्ड प्रोविजन है उसमें से करंट ईयर का बैड डेट हटा दो, और लास्ट में न्यू प्रोविजन आपको कितना मेंटेन करना है वो भी हटा दो, जो अमाउंट बच जाएगा वो होगा टू बी रिवर्स्ड, वो होगा टू बी रिवर्स्ड। ओके कितना प्रोविजन आपको रिवर्स करना होगा, ये रटने वाला सीन हो गया। लेकिन ये मैंने स्टेटमेंट की शक्ल पता है कैसे दी, अकाउंट को देख कर दी, अकाउंट को देख के दी। मैंने वापस बता देता हूं, मान लो ओपनिंग में 5,000, क्लोजिंग में तुम और करंट ईयर बैड डेट हुआ 4,000, क्लोजिंग में तुमको मेंटेन करना है 7,000, तो बताओ तुम प्रोविजन बनाओगे कि रिवर्स करोगे, बताओ। सर देखो ओपनिंग में 5,000 है, ओपनिंग में 5,000 है, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट 4,000 का हो गया, और अपने को मेंटेन करना है 7,000 का प्रोविजन, तो 7,000 प्लस 4,000 11, 11 माइनस 5 कितना आएगा, 6,000 का प्रोविजन हमको क्रिएट करना है। तो बड़ा सिंपल है, मैंने क्या किया इसी अकाउंट को स्टेटमेंट का शेप दे दिया, न्यू प्रोविजन कितना 7,000 प्लस करंट ईयर में बैड डेट कितना 4,000, ओके माइनस ओल्ड प्रोविजन कितना 5,000, तो 11 माइनस 5 कितना 6,000 तुमको प्रोविजन क्रिएट करना है। अच्छा अगर हम वो देखें दूसरा वाला कि मान लो ओपनिंग में प्रोविजन कितना है, ओपनिंग में प्रोविजन है 15,000, करंट ईयर में बैड डेट हुआ 5,000, आपको मेंटेन कितना करना है 7,000, तो अब क्या होगा, ओल्ड ज्यादा था 15, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे 5,000 का बैड डेट, और माइनस क्या कर देंगे 7,000 का कितना मेंटेन करना है, बाकी क्या होगा 3,000, प्रोविजन टू बी रिवर्स, तो टू पी एंडल प्रोविजन टू बी रिवर्स आ जाएगा, सिंपल। चलिए डन है क्या, हाँ सर डन है। तो आई थिंक तुमको ये चीज समझ में आई होगी। तो अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको इस वाले पोर्शन को रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इस पे दिमाग मत लगाना, लगाना तो किस पे लगाना, इस पे लगाना, क्योंकि अलग से प्रोविजन अकाउंट बनाने को क्वेश्चन आ जाता है। क्या लिखा जाएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर ड्यूरिंग द ईयर जो भी बैड डेट हुआ टू बैड डेट, चाहे ट्रायल बैलेंस में हो चाहे फर्दर हो, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हो। थर्ड नंबर पे वो अमाउंट लिखना जो आपको मेंटेन करना है, उसके लिए आपको क्या दिया हुआ रहेगा, उसके लिए आपको क्लोजिंग डेटा सर्च करने हैं, और आपको सर्च करना है उस पर प्रोविजन का रेट, प्रोविजन कितना आप मेंटेन करते हो, क्लोजिंग डेटर्स पे अप्लाई करना, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा टू बी मेंटेन वाला, और फिर बैलेंसिंग फिगर में देख लेना कि प्रोविजन क्रिएट करना है कि रिवर्स करना है। डन ओके
ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी सीख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे बनता है सर? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी आपने कहा था ना, सेम डाउटफुल डेट जैसा ही है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो हम क्या करें, उधर से कॉपी पेस्ट कर लें क्या, इधर से कॉपी पेस्ट कर लें क्या? चलो एक काम करते हैं, यहां से उठाकर ये डेटा कॉपी किया और उधर ही पेस्ट कर दूं क्या? ये यहां से उठा के लेकर आया मैं इस तरह। ओके, ये मैं लेकर आया इधर। अब मुझे बताओ उसमें क्या क्या चेंजेस करने, क्या क्या चेंजेस करने हैं, बताइए क्या क्या चेंजेस करूं ऐसे? क्या क्या चेंजेस करूं? देखो सबसे पहले तो ओपनिंग प्रोविजन, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जगह डिस्काउंट ऑन डेटर हो गया, ठीक है जी। फिर ड्यूरिंग द ईयर, ये प्रोविजन किसके लिए बना रहे हो आप? डिस्काउंट के लिए, कि डेटर्स को जब हम डेटा हमको पैसा लगा के देता है तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड करते ही करते हैं, अर्ली पेमेंट करता ही करता है डेटर, और हम उसको डिस्काउंट अलाउ करते ही करते हैं। तो इसका मतलब बैड डेट के लिए नहीं है, किसके लिए? डिस्काउंट अलाउड के लिए। ओके, तो तुम क्या कर देना, टू डिस्काउंट अलाउड, जितना भी ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट अलाउ किया है तुमने, उसको क्या करना, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में हो चाहे वो फर्दर डिस्काउंट हो। फर्दर डिस्काउंट मतलब वही ट्रायल बैलेंस के नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखा हो, वो सब कहाँ ट्रांसफर कर देना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में कर देना। फिर थर्ड नंबर क्या करोगे, जितना तुमको मेंटेन करना है, थर्ड नंबर क्या करोगे, जितना तुमको मेंटेन करना है। मेंटेन किस पे करोगे? चलो मेंटेन किस पे करोगे, इसके लिए तुमसे एक चीज पूछता हूं। मेरे डेटर्स, डेटर्स मेरे जो डेटर्स हैं वो ईयर एंड पर, मेरे जो डेटर्स हैं वो ईयर एंड पर हैं 1 लाख रुपए के। मुझे लगता है मेरा पास एक्सपीरियंस कहता है कि 10% तो पैसा डुबा ही देंगे, 10% तो पैसा डूब ही जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि 10% तो पैसा डूब जाएगा, और 5% मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी लोग पैसा लाएंगे, 100 रुपए लेकर आएगा तो मुझे उसका 5% डिस्काउंट अलाउ करना ही पड़ता है। अर्ली पेमेंट कर देते हैं लोग, तो मुझे 100 रुपए कोई लाएगा तो 5 रुपए इन सब पे डिस्काउंट अलाउड जाएगा ही जाएगा। बताइए आप कितने लोगों को नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट, कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर देंगे? बताइए कितने रुपए का डिस्काउंट आपको लग रहा है, कितने का डिस्काउंट अलाउ करेंगे? कोई बच्चा बोलेगा सर 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए। और कोई बच्चे जो दिमाग लगा रहे हैं वो कहेंगे सर देखो 1 लाख में से 10% तो डूबने का बोल ही रहे हो, तो 10,000 रुपए तो डूब ही जाएंगे, बाकी बचे 90,000। 90,000 लोग हमको पैसा लगे देंगे, तो 90,000 का 5% ही तो हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे, तो 90,000 का 5% कितना होता है? 4,500। बस ये हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। तो बस प्रोविजन भी फिर इसके अकॉर्डिंग बनाना ना। तो प्रोविजन जब बनाने की बात आएगी तो अब बताओ 1 लाख पे प्रोविजन बनाओगे कि 90,000 पे प्रोविजन बनाओगे? सर 90,000 पे प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि जो लोग हमको पैसा दिए ही नहीं, डुबा दिए, उनको क्या डिस्काउंट अलाउ करेंगे? ऐसा बोले कि भाई तूने मेरा पैसा तो डुबा दिया लेकिन डिस्काउंट लेते जा, है ना, पैसा तो डुबा दिया लेकिन डिस्काउंट लेते जा। भैया बस चले तो डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट कर दे। चलो देखो, आओ इधर। तो कहने का मतलब है सर हम जो प्रोविजन बनाएंगे ना वो किस पर बनाएंगे, क्लोजिंग डेटर्स में से हमको क्या लेस करना है, क्लोजिंग डेटर में से हमको क्या लेस करना है, हमको ये लेस करना है कि भैया 10 तुमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन किया, कितना मेंटेन किया, वो अमाउंट यहां पर लेस हो जाएगा। लेस कर देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, ये लेस होगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना उस पर तुम बनाना क्या, प्रोविजन।
क्लोजिंग डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में भी कौन सा वाला अमाउंट, मेंटेन कितना कर रखा है, रटना नहीं, सिंपल। तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन करोगे? अगर तुम्हारे ईयर एंड पे डेटर्स 1 लाख है, तुमको लग रहा है 10% प्रोविजन तुमको क्रिएट करना है, क्यों? क्योंकि 10% लोग पैसा डुबा देंगे, तो 1 लाख का 10%, 10,000 तुम प्रोविजन मेंटेन करोगे ना, बस वही तुमको लेस कर देना, 1 लाख में से 10,000 लेस करके 90,000 ही तुमको पैसा लाके देंगे ना। हाँ, अभी तो ये लग रहा है सर 90,000 रुपीज के डेटर जो है वो मेरे को पैसा लाके देंगे और वो अर्ली पेमेंट देंगे, तो मैं उनको 5% डिस्काउंट अलाउड करूंगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल, डन। चलिए, ओके, डन। तो उसका 5%, टोटल डेटर का 5% ही जनरली डिस्काउंट अलाउड किया जाएगा। और वॉट एवर आप डिस्काउंट देते होंगे 20%, लेकिन मुझे लग रहा है कि सारे लोग आएंगे थोड़े ना, तो मेरा मोटा मोटी एस्टिमेशन है कि जितने भी डेटर्स हैं जो पैसा ला के देने वाले हैं, उनमें से 5%, उस टोटल वैल्यू का 5% मेरे को प्रोविजन क्रिएट करना है, क्योंकि उतना डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। तो ध्यान में रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना, क्या क्लोजिंग डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो तुमने मेंटेन किया है वो अमाउंट लेस करना। और लॉजिक मैंने बता दिया, 1 लाख के डेटर 10,000 तो पैसा डुबा ही देंगे, 1 लाख के डेटर 10,000 तो पैसा डुबा ही देंगे, तो उनको डिस्काउंट नहीं देंगे, बाकी जो बचे हैं केवल उन्हीं को डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये मेंटेन का आ गया। बाकी डिफरेंस में प्रोविजन क्रिएट करना है तो बाय P&L, प्रोविजन एक्सेस बना रखा और रिवर्स करना हो तो टू P&L। डन। चलिए, अब आज इतना ही रखेंगे। जो भी क्वेश्चन है इसके, ये वाला क्वेश्चन चाहे आगे मॉडल के 3-4 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सब हमारी अगली क्लास में करेंगे, एक बार और रिकॉल हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।